नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पे हम उन मुद्दों का उठाने का प्रयास करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों को जिनको छूता नहीं है, टच भी नहीं करता है, उन मुद्दों को उठाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो मीडिया है उसे चौथा स्तंभ माना गया है हमारे लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का। लेकिन आज अगर हम देखें पिछले 6 वर्षों से लगातार साफ साफ, यानी कि हम बात करें जब से मोदी सरकार आई है तब से कुछ मीडिया संस्थान ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की वाहवाही करने के लिए जब भी बोलते हैं तो सरकार की वाहवाही ही करते हैं, लेकिन समाज में बढ़ते हुए समस्याओं को वो कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहते हैं। समाज में समस्याएं क्या हैं जो मुझे दिख रही हैं और मेरे ही जैसे बहुत सारे और जर्नलिस्ट को दिखती हैं, कुछ और पत्रकार हैं जो इसको बड़े सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह से कहा जाता है कि समाज में ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, बुरे तो कुछ ही होते हैं, जिसकी वजह से समाज सोसाइटी हमारी लगातार चलती रहती है और प्रॉस्पर करती रहती है। इसी तरह से मीडिया में भी कुछ लोग ही हैं जो गलत हैं और समाज की बात नहीं करते, लेकिन समहाउ आज की तारीख में यदि हम देखें तो वो मीडिया संस्थान देश के बड़े संस्थानों में से हैं और वो लोग समाज की बात नहीं उठाते, समाज की समस्याओं पे बात नहीं करते। क्या समस्याएं क्या हैं? जब हम बात करते हैं कि देश में समस्याएं बढ़ रही, समस्याएं हैं क्या? समस्याएं हैं रोजगार। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जब चुनावी भाषण देते थे तो वो कहते थे 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे। 6 साल हो गए हैं, 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अब तक 12 करोड़ रोजगार नौकरियां लोगों को, और रोजगार नहीं, वो नौकरी कहते थे, माफ कीजिएगा, रोजगार नहीं नौकरी की बात करते कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष हम देंगे। तो अब तक 6 सालों में तकरीबन 12 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए, लेकिन क्या मिली नौकरियां? नहीं मिली नौकरियां। फिर उसके बाद आती है बात महंगाई की, लेकिन जो नौकरियां नहीं मिली तो क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा का जो मीडिया तंत्र है, वो क्या इन पे चर्चाएं करता है, इन पे डिबेट करता है? महंगाई की बात कर लें, जब मोदी सरकार आई थी तो कहते थे कि 35-40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल यूं ही मिल जाएगा। ये महंगाई इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकारें केंद्र में बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से ये दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इस पे क्या चर्चाएं हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे चर्चाएं नहीं होती। बाढ़ की बात करें हम, भुखमरी की बात करें हम, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, एक एक सरकारी अस्पताल में एक एक बेड के ऊपर 3 से 4 पेशेंट लेटे होते हैं, इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी इन बातों को नहीं उठाता है। शायद इससे इसको टीआरपी नहीं मिलती। अभी कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 4-5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, वहां पे अगर देखें सारा का सारा फोकस वेस्ट बंगाल में है। बाकी क्या और 4 राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में है क्योंकि वो नाक की लड़ाई बनी हुई है कि किस तरह से कौन जीतेगा। और वहां पे भी जो उसके लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुद्दे कौन से हैं? हिंदू जीतेगा या मुसलमान जीतेगा, सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दे हैं। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। वहां पे कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा। कभी भी किसी भी शो में कोई डिबेट जो हो रही है, आप देखें, नोट करें, क्या कोई डिबेट वहां के रोजगार पे, वहां की गरीबी पे, वहां की शिक्षा पे हुई है? क्या नहीं हो रही। चलिए, आज जो हमने चर्चा का विषय है, हमारा जो मुद्दा है, वो है यूपीएसएससी की जो परीक्षाएं हुई थी, जिसमें अभ्यर्थी चयनित हुए थे 2018 में, और अब जाके उस परीक्षा को ही निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि सारे के सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि हमें हमारी भर्ती दी जाए, हमें हमारा अपॉइंटमेंट दिया जाए, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन कभी 6 महीने का टाइम देते थे, कभी 2 महीने का टाइम देते थे, यानी कि तारीख पे तारीख को लगातार सरकार उत्तर प्रदेश की देती जा रही थी कि हम फलाने दिन ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फलाने दिन ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और अंत में आके भर्ती को खत्म कर दिया। ये आप देख लीजिए, जो समस्याएं हैं ये एक नहीं है। सरकारें पहले भर्ती निकालती हैं, फिर उसके बाद जब भर्ती निकालती तो आप ये देखिए कितना करोड़ों रुपए अभ्यर्थियों से ले लेती हैं, क्योंकि
हर फॉर्म भरने की कहीं ना कहीं कोई फीस होती है, जबकि सरकारी नौकरी है तो अभ्यर्थियों से पैसे क्यों लेते हैं आप लोग, आवेदकों से, जो बेचारे अपनी पढ़ाई मुश्किल से करते हैं, फिर उसके बाद नौकरी के लिए नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते हैं, कई सारी नौकरियों के लिए आवेदन उन्हें करना होता है। मैं कहता हूं अगर आप ऐसा नियम बना देंगे कि भाई हम अभ्यर्थियों से पैसे नहीं ले रहे हैं और पहले महीने की तनख्वाह में से इतने पैसे उनको कम मिलेंगे, तो भी आपका सरकार का खर्चा पूरा हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ उन अभ्यर्थियों को ज्यादा आवेदन करने का मौका मिल सकता है जिन लोगों के पास आवेदन करने के लिए पैसे नहीं होते। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी का मुद्दा क्या था, सवाल क्या था और आज क्या सवाल बना हुआ है। तो उसके कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील गावस्कर हैं, सुनील गावस्कर लगता है इनके नाम से, बट रावस्कर हैं, शिवम सिन्हा है, निधि वाजपेयी और गौरव शुक्ला। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले मैं निधि से शुरू करना चाहूंगा। निधि, आप बताएं कि बेसिकली ये समस्या क्या है। हेलो सर। सर मैं बताना चाहूंगी कि ये भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन आया हुआ था और ये मई जून 2018 में आया हुआ था, जिसके लिए जो हमारी परीक्षा थी वो 23-24 दिसंबर को निर्धारित की गई थी 2018 में। परीक्षा होने के बाद फिर परिणाम में बहुत देरी हो रही थी, उसके लिए कई बार कोशिश की गई, धरने वगैरह या फिर आयोग जाकर उनसे रिक्वेस्ट करना। उसके बाद अंततः हम रिजल्ट आया 28 अगस्त 2019 को। लेकिन रिजल्ट आने के बाद फिर अब डीवी के लिए वेट किया जा रहा था, उसके लिए भी बहुत प्रक्रिया सुस्त थी, जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या वजह है कि हर स्टेप पे हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू लगे हुए थे। खैर हम लोग लगातार लगे हुए थे। उसके बाद फाइनली डीवी शुरू होती है। डीवी शुरू भी एक्चुअली नहीं होती है, फिर से नोटिस आती है, उसमें बताया जाता है कि टोटल 1952 कैंडिडेट थे जो कि पास आउट किए गए थे। लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि कुछ ये दो पार्ट में बांट दिए जाते हैं। उन 1553 की तो डीवी के लिए नोटिस आ जाता है कि उनकी डीवी कब होनी है, लेकिन 399 को तब भी रोक दिया जाता है कि कुछ पाई गई हैं गलतियां और उनको जब सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा उसके बाद इनकी डीवी की जाएगी। चलिए ये भी ठीक है। 1553 के लिए डीवी शुरू हो जाती है 12 मार्च से 2020 में 12 मार्च से शुरू हो जाती है, जो कि 2 जून 2020 तक होनी होती है। उसके बाद कोरोना आ जाता है, जिसकी वजह से संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। तो ये 18 मार्च को नोटिस डालते हैं कि कोरोना की वजह से हमें ये स्थगित करना पड़ रहा है और फिर जैसे भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी वो दी जाएगी जब से डीवी शुरू करनी होगी। हम लोग फिर से थोड़ा वेट करते हैं कि चलिए इतने साल से इतने टाइम से वेट कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ दिन और सही, ये तो सबके ऊपर ही समस्या है। लेकिन फिर पता चलता है 20 जून को कि नहीं, इस पर तो एसआईटी बिठा दी गई है। जबकि जब इसके पहले हम लोग कोशिश कर रहे थे कि रिजल्ट दिया जाए, डीवी शुरू की जाए, तो आयोग से कहा जाता था कि उस पर जांच चल रही है। 2 या 3 बार यही जवाब दिए गए कि जांच हो रही है उस पे। लेकिन फिर बताते हैं कि 20 जून को एसआईटी बिठा दी गई है। अब हम लोग फिर भी वेट करते हैं क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं है, ना हमारी इतनी पहुंच है कि हम जाके बड़े स्तर पे अपनी समस्याएं बता सकें। उसके बाद फिर ऐसे ही एसआईटी चलती रहती है, लॉकडाउन खुल जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है प्रक्रिया। हम लोग फिर से धरने करते हैं, मंत्री जी से मिलने जाते हैं, आयोग पे भी जाते हैं, लेकिन हर जगह से भगाए जाते हैं। निधि, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों का जो प्रोसेस है काफी लंबा रहा है और इसके बाद आपको जब ये निरस्त हो गई है तो उसके बाद और बहुत सारी चोटें आपको पहुंची है, परेशानी से आप लोग गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है जो जांच कमेटी गठित करी गई थी उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्यों इस भर्ती को इतना ज्यादा लटकाया गया? क्या इसमें कहीं कोई करप्शन हुआ था या कोई भ्रष्टाचार हुआ था जिसकी वजह से ये भर्ती लटकती चली गई? सर एक्चुअली 28 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद 30 को ये बताया गया कि जो मंत्री जी हैं, मोती सिंह जी, ग्राम विकास मंत्री, उन्होंने एक लेटर लिखा कि इसमें धांधली हुई है और उन्होंने 2 रोल नंबर भी दिए कि धांधली हुई है और ये ओएमआर गलत पाई गई है तो जांच की जाए। तो आयोग उस स्तर पर जांच कर रहा था और उसके बाद उसने डीवी निकाली थी, डीवी की डेट दी थी, लेकिन उसके बावजूद फिर से एसआईटी बिठा दी गई। अब हम लोगों को तो जवाब भी नहीं दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 24 मार्च को दिया गया निरस्त के लिए, उसमें भी उन्होंने नहीं बताया कि हम किस आधार पे से निरस्त कर रहे हैं। तो एसआईटी के लिए भी बताया गया कि इस पर एसआईटी जांच बिठाई जा रही है और आगे कार्यवाही
जैसा भी होगा की जाएगी, ना कोई समय निर्धारित था और ना कोई खास वजह कि क्यों की जा रही है, क्योंकि हम लोगों को था कि आयोग पर जांच हो चुकी है ऑलरेडी। और उसके बाद जब 24 मार्च 2021 को आता है, हम लोग वेट कर रहे थे कि चलिए अब पूरी हो गई होगी, क्योंकि 1 साल होने वाला था 2020 से। तो पता चलता है कि निरस्त कर दी, और उसमें बस 3 लाइनें लिख दी गई हैं, नहीं बताया गया है कि क्यों निरस्त की गई है, क्या गलतियां पाई गई हैं, किसके आधार पे निरस्त की गई है, सिर्फ दिया गया है कि निरस्त कर रहे हैं। सोचिए इतने साल के सिर्फ बाद, दिया 1.5-2 गया साल है, हो रहा निरस्त है। कर रहे हैं। गौरव, बस। जिस तरह से निधि कह रही हैं, आप लोग सारे लोग मैं समझता हूं इसी पीड़ा से गुजर रहे होंगे, लेकिन क्या इससे पहले भी इस तरह की भर्तियां निरस्त हुई हैं? और निरस्त हुई हैं अगर इतिहास में, तो उसके पीछे क्या कारण रहा है? क्या इसमें किसी भी तरह का कोई करप्शन आपको दिखाई देता है? किसने शिकायत की? क्योंकि अगर जब इस तरह के कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कंप्लेंट होती है। बिना कंप्लेंट क्यों ये निरस्त हुई? गौरव शुक्ला, आई थिंक गौरव को आवाज नहीं जा रही है। सुनील, आप पर रिस्पॉन्ड करें प्लीज। सर, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मतलब ये हमें मौका दिया है बोलने का। सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप बोलिए। बाकी का तो निधि जी ने बता दिया, एग्जाम कब निकला, कब क्या हुआ था। मैं सिर्फ एक बात पर फोकस करना चाहूंगा कि जब हमारा रिजल्ट आया था 28 अगस्त को, उससे 12 घंटे बाद 29 अगस्त को मंत्री जी ने एक लेटर लिख दिया कि इस भर्ती में धांधली हुई है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात। सुनील, मैंने जो प्रश्न आपसे ये पूछा है, क्या जो ये भर्ती जो आपने बताया कि मंत्री जी ने लिख दिया धांधली हुई है, तो मंत्री जी को जो धांधली हुई है ये कैसे पता लगा? क्या किसी ने कंप्लेंट करी? आप जैसे अभ्यर्थियों ने कंप्लेंट की, जो फेल हो गए होंगे, जो इसमें पास नहीं हो पाए, उन्होंने कंप्लेंट करी? किस आधार पे उन्होंने लिखा? क्या कारण रहा? मंत्री जी ने लेटर में लिखा था कि उनके पास शिकायत आई है। शिकायत आए भी है, मेरा कहने का मतलब सर ये, शिकायत अगर आए भी हैं तो ओएमआर में 3 कॉपी होती हैं। दो, एक तो मूल कॉपी होती है, 2 कार्बन कॉपी होती है उसमें। एक हम लोगों को स्टूडेंट को दी जाती है, एक उनकी ट्रेजरी में जमा होती है। अगर 1953 में से अगर 1800 भी दोषी हैं तो बाकी के जो 100 है उनको बलि नहीं चढ़ा सकते आप निर्दोषों को। आपके पास वो है जिनके छांटने का मतलब, जो भी दोषी हैं आप उन्हें अलग कर सकते हैं उनकी कॉपी चेक करके। और सीधा सा फंडा है 1953 है, 1953 को आप बुलाइए आयोग में, अपनी ओएमआर लेके आएंगे, आप मैच कीजिए। अगर 100 भी होंगे, 150 जितने भी दोषी लोग होंगे, आप उन्हें अलग कर सकते हैं। नहीं, ये पॉइंट आपका सुनील बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि यदि अगर दोषी लगते हैं तो उन लोगों को बुलाया जाए, या किसी भी तरह इसमें कोई जांच की कोई प्रक्रिया सामने आई है शिवम सिन्हा कि किस तरह से इसमें जांच हुई? कौन कौन लोग कमेटी में थे, कौन कौन लोग आयोग में थे? सर, जांच ये शुरू हो गई थी 20 मार्च को ही, और हमको इस जांच की जो जानकारी दी गई थी वो 20 जून को दी गई थी, यानी कि 3 महीने बाद। 3 महीने तक तो हमसे यही छुपाया जा रहा था कि जांच चल भी रही है या नहीं चल रही है। इसके बाद जांच कैसे होती है, कौन करता है, क्या होती है, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी जाती है। छात्र लोग तमाम एफआईआर, मतलब तमाम आरटीआई दायर करते हैं, आरटीआई के माध्यम से, आईजीआरएस के माध्यम से तमाम रिप्लाई आते हैं, लेकिन किसी में भी कोई भी संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दिया जाता है। हर किसी आरटीआई में या हर किसी आईजीआरएस में यही रिप्लाई दिया जाता है कि जो भी चीजें हैं वो सब गोपनीय है और वो बताई नहीं जा सकती। जांच गोपनीय हो सकती है, लेकिन जांच का जो निर्णय हुआ है या जांच जो अंतिम सौंपी गई है वो कैसे गोपनीय हो जाएगी? अगर जांच के बारे में आप नहीं बताएंगे कि जांच में क्या मिला है, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि आपने न्याय किया है या अन्याय किया है? सर, मैं एक चीज पे फोकस करना चाहता हूँ। इन्होंने 2 लाइन के नोटिस में बोला है कि परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परीक्षा जो हुई थी वो 22-23 दिसंबर 2018 में हुई थी। उसके 1.5 साल बाद और इवन अभी तक परीक्षा पर कोई भी एफआईआर, कोई भी शिकायत, कोई भी आपत्ति नहीं दर्ज हुई है। तो परीक्षा को निरस्त करना तो बिल्कुल ही अनुचित है। ज्यादा से ज्यादा जो किया जा सकता था, जो मोती सिंह जी ने लेटर लिखा था माननीय मंत्री जी ने, तो उनके लेटर के अनुसार जांच करके जो भी दोषी पाए जाते थे उनको अलग कर दिया जाता। उनकी ओएमआर में जब बताया गया है कि 5 गोले हैं, तो ऐसे लोगों को, छात्रों को अलग किया जा सकता है। जो दोषी हैं उनको सजा दी जा सकती है, लेकिन
बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण बताए आप पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दें। जिस एग्जाम पर कोई उंगली नहीं उठी है उस एग्जाम को आप निरस्त कर दें, ये कहाँ तक उचित है? जी गौरव दोबारा से जुड़े हैं। गौरव, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अब? गौरव शुक्ला को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनका नेटवर्क का इशू है। निधि बाजपेयी, जी सर, जो सरकार ने निरस्तीकरण किए हैं, क्योंकि देखिए जब एक 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, वो भी तकरीबन 2.5 साल लगे, लेकिन उसमें समहाउ रिजल्ट आ गया और लोगों को नौकरियां मिल गई। लेकिन उस नौकरी मिलने के बाद मंत्रीगण उत्तर प्रदेश के ये कहते हुए सुने गए कि हम भर्तियां कहां से दे दें, भर्तियां देने के बाद वेतन भी तो देना पड़ता है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसों की कमी है जिसकी वजह से वो वेतन दे पाने में असक्षम है, और उसी कारण से कहीं ये जो भर्ती आप लोगों की थी इसे निरस्त कर दिया हो? क्या आपको ऐसा लगता है, या इसके पीछे कुछ और कारण आपको लगता है निधि बाजपेयी? सर, मुझे इस तरह के कारण इसमें से कोई भी नहीं लगते हैं। ये इस आयोग की तो सारी भर्तियां इसी तरह से लटका ही रखी है इन्होंने, और इस तरह के मुझे नहीं कारण समझ आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस भर्ती के पीछे शुरू से ही इसी तरह का मकसद रहा है, क्योंकि पहले तो एग्जाम हो गया, उसके बाद से हर चीज में ही बहुत ज्यादा रोक रहे थे ये, तो वो अलग चीजें होंगी, सरकार ऐसा कहती हुई दिखती है, लेकिन इसका इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर कुछ और ही चीजें हैं, क्योंकि अंत तक हमें बताया ही नहीं गया है कि किस तरह से जांच की गई या जांच में क्या परिणाम आया। इवन देन अभी कुछ दिन पहले प्रवीर जी जो इसके अध्यक्ष हैं उनको कहते हुए सुना गया कि जांच चल रही है। तो हमारा तो ये सवाल है कि अगर जांच चल ही रही है अभी, तो फिर आप निरस्त कैसे कर सकते हैं? आप उस पर अभी पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और आपने पहले ही निर्णय दे दिया कि हम इसे निरस्त कर रहे हैं। आप उस पर अभी पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन निधि, जो आप कह रहे हैं कि कुछ और ही कारण लगते हैं, कुछ और ही कारण नजर आते हैं, तो और क्या कारण आपको लगते हैं, और क्या कारण नजर आते हैं, क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? सर, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कारण है। अब हम लोगों को तो कोई बात क्लियर बताई ही नहीं जा रही है, तो हम लोग आरटीआई डाल रहे हैं तो उसमें हर चीज गोपनीय है। हमारा नहीं इतना स्तर है कि हम कहाँ से पता कर सकें, हर जगह से भगा दिए जाते हैं। अब क्या कारण है इसके पीछे? इस आयोग की हर भर्ती को इसी तरह से लटकाया गया है, तो इस आयोग की मंशा नहीं है कि कार्य करना चाहे, इतनी लचर प्रणाली है कि पता नहीं, समझ नहीं आता है कि क्यों हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि 3 साल के बाद मतलब सोचिए, पूरा भर्ती आने के 3 साल के बाद हमें इस तरह से ये दिखाया जाता है कि हमें लगता है रोजगार मिल गया है, और पता चलता है नहीं, हम तो शून्य पे हैं अब। जी, शून्य पे हैं। गौरव शुक्ला, क्या अब आपको आवाज आ रही है? तो शून्य पे हैं अब। गौरव शुक्ला, क्या अब आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ जी, आप रखें अपनी बात। मैं आपसे उस वक्त प्रश्न पूछ रहा था कि क्या इस तरह के जो निरस्तीकरण हैं कभी इतिहास में, यानी कि आज से जो पहले वाली सरकारें थी उनके समय में भी हुए हैं क्या? नहीं सर, जहां तक निरस्तीकरण का बात है तो आप एक वैलिड रीजन दें हमें कि आप हमारी भर्ती निरस्त कर रहे हैं और इसका रीजन ये है। और जब माननीय कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जब आप किसी भी भर्ती में छांट सकते हैं कि कौन कल्प्रिट है, कौन सही है, और उसके लिए पालीवाल समिति की सिफारिश पर आपने 3 OMR का पैटर्न लेके आए, उसके बाद भी अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है और आपके आयोग की नाकामी और सरकार के कुछ नुमाइंदों की नाकामी है। तो इनमें जो चयनित बच्चे हुए हैं इनकी क्या गलती है? आप खुद ही सोचिए, जब 3-3 कॉपी है मिलान करने के लिए तो आप मिलान नहीं कर पा रहे हैं, आप 3-3 साल प्रक्रिया चला रहे हैं, और उसके बाद भी आप रिजल्ट में क्या दे रहे हैं कि आपका निरस्त कर दिया गया। तो हमारे 3 साल का हिसाब कौन देगा? चुनाव में भी ऐसा होने लगे कि 3 साल आपको बिठा के रखा जाए, उसके बाद आपको मंत्री ना बनाया जाए, विधायक ना बनाया जाए, और बोल दिया जाए कि चलो जाओ बेटा खेलो, जाके दोबारा से तैयारी करो चुनाव की। कैसा लगेगा उनको? एक बार आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपने इतना 3-3 मतलब कि हम ऐसे मोड़ पे आज खड़े हुए हैं कि ये जॉब हमारे लिए खाली एक जॉब नहीं थी, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी। समाज में हमने सबको जो बता रखा था वो आज हमारे लिए हंस रहे हैं, हम पर मजाक उड़ा रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो इनका जवाब हम कैसे दें? क्योंकि हमारे लिए जो जीने की वजह थी वो इन्होंने छीन ली।
ये जिस तरह से कुमार संजीत सागर लिखते हैं योगी सरकार बाय बाय, इसका क्या मतलब है योगी सरकार बाय बाय? क्या आने वाले चुनाव में जो युवा है वहां का, उत्तर प्रदेश का शिक्षित युवा है जो खासतौर से नौकरी की तलाश में भटक रहा है, क्या वो उनको वोट नहीं देंगे? और नहीं देंगे तो कितने लोग वोट नहीं देंगे? योगी सरकार बाय बाय का सर सीधा सा मतलब है 2022 का चुनाव है, उसमें योगी सरकार दोबारा नहीं आनी। इन्होंने युवाओं के साथ छल किया। इन्होंने बोला था 14 लाख जॉब हम पर ईयर देंगे, 70 लाख जॉब होती है इनकी गवर्नमेंट सरकारी, अगर ये दें हिसाब दें तो ये देते हैं 4 लाख नौकरी दे दी हमने। 4 लाख नौकरी कौन सी विभाग में दे दी, कहाँ दे दी? RTI लगा दें तो कानून विभाग के पास कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन से विभाग में कितनी नौकरी दी है। बस नौकरी दी जाती ट्विटर पे फर्जी ट्वीट डाल के वीडियो बना के दुर्गेश चौधरी की कि जी ये लेखपाल बन गए, जबकि सच्चाई है 2015 के बाद से लेखपाल की कोई एक वैकेंसी नहीं आई है इनके शासन में। लेखपाल की तो छोड़िए, सिपाही भर्ती और टीचर भर्ती के सिवा कोई तीसरी वैकेंसी आई नहीं है। एक वीडियो भर्ती आई थी, ये भी रद्द कर दी इन्होंने। और जो आई है यूपीडब्ल्यूएससी की 12 भर्ती आई है, 12 में से अभी तक एक में भी नियुक्ति नहीं मिली है। इन्होंने भर्तियों को बस लटका रखा। आपका ये कहना है कि जो लेखपाल की भर्ती जो दुर्गेश का बताया और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये हम सब लोगों ने देखा है, नोट किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार इतनी असक्षम है कि उसको पता नहीं है कि वो क्या करने जा रही है, या इस तरह के विज्ञापन रिलीज करने वाले, इस तरह के अपनी पीठ थपथपाने का काम करने वालों को ये नहीं पता है कि ये इसको भेज देंगे तो आज की तारीख में जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और आप जैसे शिक्षित युवा वर्ग जो ऑलरेडी नौकरी की तलाश में भटक रहा है, वो इमीडिएटली इन त्रुटियों को पकड़ लेंगे, गलतियों को पकड़ लेंगे, काउंटर करेंगे और उसके बाद में उनकी किरकिरी होगी। क्या सरकार ने कभी ऐसा नहीं सोचा हो सकता, या सरकार में काम करने वाले लोग इतने जाहिल और गंवार हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? सर सच तो ये है कि मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता उनके प्रदेश में हो क्या रहा है। अधिकारी लोग जैसे इनको रिपोर्ट कर देते हैं, ये लोग मान लेते हैं। इनके ट्विटर हैंडल को मुझे तो लगता नहीं है खुद चलाते होंगे इनके ऑफिस को, जिसने इनको वीडियो बना के दे दिया अधिकारी ने और इन्होंने अपलोड कर दिया। इन्हें ये नहीं पता कि मेरे शासन में कौन कौन सी वैकेंसी कब कब निकली है। इन्हें यही नहीं पता हो क्या रहा है। अधिकारी लोग बस इन्हें पागल बनाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं और कुछ नहीं है। बच्चों की जॉब की बात है तो कितनी जॉब, कितने प्राइवेट फैक्ट्री, पता नहीं कितनी कितनी कंपनी, लोग बेरोजगारी में दर दर भटक रहे हैं। जितनी जॉब थी पुरानी भी वो भी चली गई। हम लोग एक आस लगा के बैठे थे आज नहीं तो कल नियुक्ति हो ही जाए। घर वालों को बोला मम्मी बस थोड़ा टाइम है, पापा बस थोड़ा टाइम है, बस कोरोना चल गया, कोरोना का बहाना लगाया, फिर बोला जांच चल रही है पता नहीं क्या, आखिर में बोलते भर्ती निरस्त हो गई। घर वालों को बताया तो घर वालों ने एक दिन तक तो किसी ने रोटी नहीं खाई घर में। मैं यहाँ डिबेट में बैठा हूँ सर, मैं खेत पे बैठा हूँ, किसान का बेटा हूँ। यहाँ हमारी फसल कटी हुई है तो मैं यहाँ खेत पे ही बैठा हूँ, यही से डिबेट कर रहा हूँ। हम क्या करें, एक बस खेती पे डिपेंड है, हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे तैसे किस चीज की खेती हो रही है? जरा खेत दिखाओ अपने, कौन से खेत हैं, किस चीज के खेत हैं, कैमरे से दिखाओ जरा। ये क्या काटा हुआ है ये? हाँ ये गेहूं की फसल है, कटी हुई है। हाँ दोबारा से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। अच्छा गेहूं की फसल है, ये कट गई है, ओके। तो आप अपने खेत पे बैठे हुए हैं, तो आप खेत पे बैठा हूँ। गुड, अच्छी बात है। लेकिन इस समय तो किसान भी सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है, वो भी परेशान है। यानी कि देश में खुश कौन है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति की नौकरी चली गई है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप देख लें। उसका कारण आप कोरोना को भी मान सकते हैं कि भाई कोरोना की वजह से भी लोगों की नौकरियां चली गई बहुत ज्यादा, कोरोना की वजह से भी अर्थव्यवस्था खराब हुई है, चौपट हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चीजों का जिम्मेदार कोरोना है, क्योंकि नौकरियां कोरोना से पहले भी नहीं थी, अर्थव्यवस्था पहले से भी खराब हो रही थी। ये समस्याएं हम सब लोग फेस कर रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद स्थितियां बिल्कुल इससे और ज्यादा बिगड़ गई, जिसको कहा जाता है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो वही वाली स्थिति शायद हमारे देश की अर्थव्यवस्था की भी हो गई है। शिवम सिन्हा, आप कहां से हैं, कौन राज्य के कौन से शहर से या गांव से हैं, बताएं जरा। और अब आपका आगे का क्या कार्यक्रम है, आगे आपने क्या ठाना है कि अब आप क्या करेंगे? दूसरी आवेदन अप्लाई करेंगे दूसरी नौकरियों के लिए, या इसी का इंतजार करेंगे? शिवम चले गए हैं, और नहीं है, शिवम है। अनम्यूट करना पड़ेगा शिवम जी, अनम्यूट कर। हाँ बोलिए शिवम। सर मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से हूँ, शहरी क्षेत्र से ही आता हूँ मैं।
और अगर ये मेरे लिए एक नौकरी होती तो शायद मैं इसके बारे में भूल गया होता और मैं किसी और नौकरी की तैयारी में लग गया होता। अब ये मेरे लिए एक नौकरी नहीं है, ये मेरा आत्मसम्मान है, ये मेरा जीवन है और इसे मैं अब लेकर ही रहूंगा। चाहे मुझे अंतिम सांस तक लड़ना पड़े, इस देश के अंदर कहीं भी न्याय बचा होगा, मैं वहां से उस न्याय को खोद के निकालूंगा और दोषियों को सजा दिलवाऊंगा। मुझे अब ये मेरा आत्मसम्मान वापस चाहिए, नियुक्ति की बात ही नहीं है। अब ये हमारा आत्मसम्मान है, ये 1952 छात्र व उनके परिवारों का आत्मसम्मान है, उनके जीवन यापन की गाथा है, जो अब ये पूरी होकर के ही रहेगी। लेकिन एक शिवम, जब आप पॉइंट कहते हैं कि जब न्याय हम ढूंढ के निकालेंगे, न्याय जहां बचा है वहां से हम प्राप्त करके रहेंगे, जीवन की अंतिम सांस तक लड़ना पड़े चाहे, देखिए ये प्रैक्टिकली शिवम मुझे नहीं पता कितना पॉसिबल हो पाती चीजें, क्योंकि एक ऐसी भर्ती के लिए लड़ाई लड़ना जो फिलहाल अभी निरस्त हो गई। नो डाउट, हमें क्या होता है जब जीवन में हम कभी भी युद्ध लड़ते हैं तो पैरेलल लड़ाई करते हैं, एक साथ नहीं लड़ते हैं, अलग अलग। चाहे एक ये भी है, ये भी है, यानी कि पैरेलल लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको कहते हैं हिंदी में समांतर। यानी कि समांतर होके आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने इस अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और साथ के साथ किसी दूसरी नौकरी के लिए भी आवेदन, दूसरा भी रोजगार तलाश करना पड़ेगा कि साथ के साथ क्या करें। क्यों? क्योंकि यदि यही नौकरी भी 2.5 साल 3 साल लगा के, तो इतना समय हुआ तब जाके इन्होंने निरस्त कर दी, पता लगा 5 साल और ऐसी ही स्थिति में गुजार दिए, तो आप सोचिए कि जीवन यापन जो है वो कैसे चलेगा। क्या हम सिर्फ इसी भर्ती के सहारे बैठे रहेंगे? नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हम पीछे हट जाएं, सरकार से हमें लड़ना होगा। कारण आखिर बताए, आपको कोर्ट जाना चाहिए। मैं समझता हूं आप लोग शायद कोर्ट ऑलरेडी जा चुके होंगे। इसमें क्या स्टेटस है निधि वाजपेयी? अभी आप लोगों की तरफ से कोई कोर्ट गया है, कोर्ट में कोई कंप्लेन करी है, कोई मुकदमा डाला है वहां पे? जी सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअली अभी होली की छुट्टियां हैं। निधि, हेलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, एक्चुअली म्यूट था, अभी आ रही होगी आई थिंक हाँ आवाज। जी, हाँ जी, जी जी, बोलिए बोलिए निधि। जी जी सर, एक्चुअली 24 को ये आया है, शाम को ही नोटिफिकेशन आया है, तो इस वजह से उसके बाद ही होली की छुट्टियां हो गई। जब तक हम एक दूसरे को ढांढस बंधा पाते, हम लोग संगठित हो पाते, सोच विचार विमर्श कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, तब तक 2 दिन 1 दिन बीत चुका था और उसके बाद होली की छुट्टियां शुरू हो गई। तो इस वजह से अभी तक हम कोर्ट में कदम नहीं रख पाए हैं, लेकिन हाँ, हमारी तैयारी है और हम वहां पर जाएंगे भी और वहां से जीत के निकलेंगे भी, क्योंकि इस तरह से ये 1952, जैसा कि शिवम जी ने कहा, ये 1952 की बात नहीं है। ये किस बच्चे के साथ कितना अभी एक भर्ती में हुआ है, पता नहीं किस भर्ती को ये किस बेस पे निरस्त कर दें और कल को कह दें कि नहीं बस ये निरस्त कर रहे हैं, कोई रीजन ही नहीं देना। तो हम अपने बाद वालों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं उनसे और हम दिखाना चाहते हैं कि अगर वो गलत करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपनी बिल्कुल, भर्ती भी गलत के साथ छीनेंगे। कभी भी जी सहना नहीं चाहिए। और जी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गलती के साथ कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए, सही के साथ खड़े होना चाहिए और सही के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हक की लड़ाई अपनी लड़नी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हम दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, मिसाल बनना चाहिए। और हमारे साथ ही या आपके साथ ही या किसी के साथ भी गलत क्यों हो, क्योंकि जी आपको यदि इस भर्ती को निरस्त करना था तो 3 साल पहले ही निरस्त कर दी जानी चाहिए। ये मजाक जो बना के रखा गया है सरकारी नौकरी का, ये मजाक क्यों बनाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप गौरव, क्या आपको मेरी आवाज दोबारा से आ रही है? क्योंकि आपका नेटवर्क का इशू है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कंफर्म कर लेना चाहता हूँ। गौरव? हाँ सर, आ रही है सर आवाज। हाँ जी, हाँ जी, गौरव गौरव में एक प्रश्न मेरा और है कि जब ये कहा जा रहा है कि सरकारें इस समय बहुत सारी अपनी जो संस्थान हैं उनका निजीकरण करने के लिए आतुर हैं, अगर जिस तरह से, जिस रफ्तार से निजीकरण किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में सरकारी नौकरियां रह कहां जाएंगी? तब क्या करेगी जनता? तो सर, अगर हर चीज को निजीकरण कर दिया जाए तो सरकार ही सरकारी क्यों रहे? सरकार भी निजीकरण खुद का कर ले। ठीक बात है। क्या सिर्फ जनता के लिए ही नियम बनते हैं? आपने पेंशन बंद कर दी कर्मचारियों की, कर्मचारी कुछ नहीं बोले, आपने अपनी पेंशन नहीं बंद की। कर्मचारियों का वेतन कम हुआ कोरोना के चलते, आपका वेतन बढ़ गया। आप प्रधान को अब गजेटेड ऑफिसर और वेतन देने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का बता रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन अगर इतना ही अच्छा होता तो आप अपना प्राइवेटाइजेशन करिए। आप
सरकारों से मंत्रियों को हटाइए, सरकार से प्रधानमंत्री हटाइए, प्रधानमंत्री को भी ठेके पर रखिए, आप हर जगह प्राइवेटाइजेशन कीजिए ना। ये निधि वाजपेयी, भेदभाव क्या क्यों गौरव आम शुक्ला जनता की के बात साथ? आपको ठीक लग रही है कि भाई सरकार का भी निजीकरण कर दिया जाए, प्रधानमंत्री को भी ठेके पे रखा जाए, सांसदों को भी ठेके पे रखा जाए? जी सर, गौरव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन इतना ही अच्छा कदम है, तो आप खुद पे सबसे पहले अप्लाई करिए, उसका फ़ायदा सबसे पहले स्वयं उठाइए। आप दूसरों पर उसको इतना क्यों थोप रहे हैं कह लीजिए, या ट्राई कर रहे हैं? आप सबको बता रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये प्रोग्रेस के लिए है, तो आप खुद पे सबसे पहले अप्लाई करिए, क्योंकि हम सब तो आप ही से जुड़े हुए हैं, मेन सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर सरकार ही इतने अच्छे से काम करेगी प्राइवेट होके, तो फिर हमारा भला तो अपने आप हो जाएगा। जी, यानी कि अगर आप लोग ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि सभी संस्थानों का निजीकरण किया जाए, तो युवा भी चाहते हैं और समाज के कई सारे लोगों का कहना भी है कि क्यों नहीं सरकार का निजीकरण कर देती है, सांसद को भी निजी हाथों में सौंप देती है कि संसद को भी निजी लोग चलाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नो डाउट बहुत अच्छा काम करता है और यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो आगे बढ़ती चली जाती हैं, ग्रो करती चली जाती हैं, संस्थान ग्रो करते चले जाते हैं। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर में लाखों और करोड़ों रुपए के हिसाब से सैलरीज दी जाती हैं और वो सैलरीज सारी की सारी परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, यानी कि जो जितना बेहतर परफॉर्मेंस करता है उसको उसी हिसाब से रोल दिया जाता है। जबकि सरकारी संस्थानों में कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं वो काम नहीं करते हैं और नीचे वालों से भी काम नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से सरकारी संस्थान डूबते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं। और सरकार के पास ये बहाना हो सकता है कि हमारे संस्थान घाटे में चल रहे हैं, इस वजह से हम उनका निजीकरण कर रहे हैं, निजी हाथों में सौंप रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार अगर उन संस्थानों को बंद करने के बजाय उनका जो मैनेजमेंट है वो निजी हाथों में दे और उनसे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करे, किस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है उसके ऊपर बात करे और उनसे मुनाफेदार विभाग और संस्थान बनाए जाएं, अगर इस पे सरकार सोचे तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। उससे लोगों को भी व्यवसाय काम मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार रहेंगे और समाज, हमारा देश तभी आगे बढ़ पाएगा। जब आप बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इस तरह से तो नहीं आने वाली है। और आज की देश में अगर हम देखें, आज की सिचुएशन में देखें, हमारे देश की जो सिचुएशन है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। हम कब तक इसके ऊपर पर्दा डाल के रखेंगे ये किसी को भी नहीं पता। आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलेंगे और किसी नए मुद्दे के साथ आप लोगों से चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों के भी कोई मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो कोई भी मीडिया संस्था नहीं उठाता है और वो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो हम उन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार हैं और हम उन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि जो मीडिया है उसका काम है समाज के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है, इस कार्यक्रम को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और दर्शकों तक पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक होता है, तो जब भी आपको कभी लगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि किसी भी तरह की आर्थिक सहायता हमारे चैनल को कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे कहीं कोई सरकारी विज्ञापन या कोई बड़ी कंपनीज के विज्ञापन नहीं आते, क्योंकि शायद हम उनकी बातें करते नहीं है, उनके हित की बात नहीं करते, उनके फेवर की बात नहीं करते, इस वजह से हमें विज्ञापन नहीं मिलते। धन्यवाद, नमस्ते।